हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस जेटी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो चलिए बिना देरी के सीधा सीधा आप जैसा कि थंबनेल में देख चुके हैं आज किस टॉपिक में वीडियो बनाने वाला हूं। जैसा कि यार मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आरपीएफ के पद निकले हुए हैं, अर्थात 31 मार्च को इसके फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा और 15 अप्रैल से इसके फॉर्म बनने चालू हो जाएंगे। तो हम इस टॉपिक को हम बड़ी बारीकी से समझेंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में मोटा मोटा समझा था। आज हम इस वीडियो में बहुत बारीकी से समझेंगे। तो बच्चों के दिमाग में चलने वाले क्वेश्चन जो हैं वो मैंने ऊपर ही लिख दिए हैं कि इसमें महत्वपूर्ण तिथि बताइए कि कब ये फॉर्म भरे जाएंगे, कब ये इसका एग्ज़ाम होगा और कब ऑनलाइन फॉर्म होंगे, ये कैसे होंगे। और दूसरा हो गया कुल पद, इसमें पद कितने हैं वो बताइए, फीस कितनी है, ऑनलाइन प्रक्रिया बताओ, योग्यता यानी कि आपकी योग्यता किसके लिए क्या क्या होनी चाहिए वो बताऊंगा, आयु सीमा छूट यानी कि आपकी जो आयु है उसको कितनी होनी चाहिए, तथा उसमें सीमा यानी कि जिसमें जो आपको छूट मिलती है वो भी छूट होती है नहीं आई, यानी कि आयु में छूट कितनी होती है ओबीसी वाले के लिए और एसटी वाले के लिए, यानी कि A to Z आपको सब कुछ पता चलने वाला है। जी हाँ, आपको दिमाग में चलने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 9 क्वेश्चनों को सबका निपटारा करने वाला हूँ, सबको पोस्ट मास्टर होने वाला है। तो पहले ही चलते हैं महत्वपूर्ण तिथि से। तो महत्वपूर्ण तिथि ये रही आपके सामने। तो इसका मैं आपको अब बताऊँगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था 31 मार्च 2024 को आ चुका है। आज स्टार्ट होंगे, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे इसके 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और 15 मई तक चलेंगे, यानी कि लगभग एक महीना चलेंगे। तो आपको बिल्कुल बिना देरी के आपको डायरेक्ट भी 15 अप्रैल को ही डायरेक्ट अपना फॉर्म नहीं भरना। क्यों नहीं भरना? क्योंकि ऐसा होता है कि इनमें एक दो प्रक्रिया, एक दो जो काम अगर चेंज होना हो तो वो आसानी से हो जाता है, सही है। और 15 मई से पहले पहले यानी कि लगभग एक हफ्ते पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। समझ में आ गया? अब आते हैं, जैसा कि मैंने बोला था महत्वपूर्ण थे, दूसरा बोला कुल पद। तो चलिए कुल पद कितने होंगे इस बात को भी हम बड़े ध्यान से बारीकी से समझते हैं। कुल पद की बात करेंगे, अगर इसमें कांस्टेबल की बात करें, कांस्टेबल में आपको 4208 पद देखने को मिलेंगे तथा सब इंस्पेक्टर में आपको 452 पद देखने को मिलेंगे। तो अगर कुल पद की बात करें तो कुल हो गए 4660 पद। देखिए, ना तो ये ज़्यादा है ना ही कम है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो अगर एज 18 साल से ऊपर है तो और आप इसके लिए तैयार होना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, इसको पकड़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया है। आप एक चीज़ नोटिस करके ज़रूर दिमाग में रखना कि टोटल जितने भी इसमें पद हैं कि 8660 पद, तो 15% ऑफ वैकेंसी विल बी रिसीव्ड फॉर वुमेन, यानी कि इसमें 15% जो सीट है वो फिक्स होती है किसके लिए? महिलाओं के लिए, अर्थात जो हमारी बालिकाएं होती हैं उन सभी के लिए 15% सीट बिल्कुल फिक्स होती हैं। तो यानी कि इसमें का मतलब ये होगा कांस्टेबल और इन सब इंस्पेक्टर में आपको मेल और फीमेल दोनों को सीटें मिलेगी, यानी कि दोनों के लिए वैकेंसी है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप छोड़े मत। आगे चलते हैं, आगे देखा आवेदन शुल्क, यानी कि आवेदन शुल्क, इसका फीस कितनी लगेगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बच्चा थोड़ा सा मिडिल फैमिली का होता है, सबसे पहले क्या देखता है? फीस ही देखता है, और वो कितनी होती है वो सिर्फ चीज़ें ध्यान में रखा है। तो अगर जनरल और ओबीसी की बात करें, यानी कि जनरल और ओबीसी की जो फीस होती है सो 500 रुपये फीस है। अगर और बच्चा जैसे SC ST और फीमेल, यानी कि इसमें ST SC मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, तो उसके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। ये सीधी बात है, सीधे जो ऑनलाइन फीस आपको फिल करनी ही होगी। अगर मैं इसकी योग्यता की बात करूँ, किसमें योग्यता, तो देखिए योग्यता भी देख लेते हैं, बहुत आसान है। देखो, पद, अरे शैक्षणिक योग्यता, पद अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो ग्रेजुएट फॉर्म ए रिविज क्या रिकोजेशन यूनिवर्सिटी, इसका मतलब सीधा सीधा है जो इंस्पेक्टर होती है यानी कि SI के जो पद है वो ग्रेजुएशन से मिलता है। और ग्रेजुएशन देखिए वो किसी भारत की यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एज एरी गैरी यूनिवर्सिटी से नहीं होगा कि वो यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त नहीं हो, मान्यता प्राप्त होगी, क्योंकि बाद में आपके जो जो पेपर है वो वेरिफिकेशन होंगे, वेरिफिकेशन में आपको ये सब देखना दिखाया जाएगा, यानी कि आपके वेरिफिकेशन में ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। अगला है कांस्टेबल, अगला है कांस्टेबल। भाई ये तो हो गए सब इंस्पेक्टर की, ये हो गई कांस्टेबल। कांस्टेबल 10th क्लास पास, आपको 10th क्लास होनी चाहिए, वो भी पास विद 33%, यानी कि मैं लिख दूँ तो यहाँ हो गए 33
परसेंट, यानी कि मिनिमम 33% हो और मैक्सिमम कितना भी होगा 100% तक। तो समझ में आ गया। 10th क्लास पास होइए का सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन से होगा। ग्रेजुएशन होगा आपकी किसी ने की थी भारत भारत द्वारा मान्यता वाली यूनिवर्सिटी से। चलिए चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं आयु सीमा फॉर कांस्टेबल, यानी कि जो आयु सीमा है कांस्टेबल के लिए क्या होगी और एसआई के लिए क्या होगी, ये मैंने चीज़ें अलग अलग बिल्कुल लिख दी हैं। देखिए कांस्टेबल की, यदि कांस्टेबल की न्यूनतम आयु देखी जाए तो 18 वर्ष होती है, मेल हो या फीमेल हो, सही है। और अधिकतम की आयु की बात करेंगे इसमें 25 वर्ष। देखिए कांस्टेबल में SC ST OBC सब जनरल के लिए साथ टोटल 18 वर्ष है और ये अधिकतम आयु की बात करें 25 वर्ष है, सही है। अब छूट की बात रही तो पहले एसआई की देखेंगे। एसआई की पहले पता कर लेते हैं। देखिए एसआई की न्यूनतम आयु 20 वर्ष है, अधिकतम आयु 25 वर्ष है। यानी कि अगर कांस्टेबल भरते हो तो 18 साल है, अगर न्यूनतम अगर एसआई की पोस्ट भरते हो तो आपको 20 वर्ष दिखानी होगी। समझ में आ गई। देखिए ये 20 वर्ष या टाइम इसमें वर्ष क्यों दिया है, थोड़ी सी इसमें फिजिकल क्यों होगा, क्योंकि थोड़ी भागदौड़ की जॉब है तो इसलिए आपको फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। अब आइयो में छूट की बात आ जाती है, क्योंकि मैंने बोला था ना मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो देखिए आयु में छूट चाहे एसटी हो या एससी हो या एसटी हो, यानी कि दोनों के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी। मान लेते हैं अगर एसटी में आप भी 18 वर्ष है तो 18 5 कितने होंगे 23, यानी कि 23 साल तक भी आप होंगे तो भी इसमें चल जाएगा। आई होप समझ होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ दिया है भाई आप कांस्टेबल को भरना चाहते हैं, मैक्सिमम कितनी है 25 वर्ष। आप 25 वर्ष से ज़्यादा आपकी हो रही है 27 वर्ष, और आप किस में आते हैं ST या SC ST में आते हैं तो आपको आराम से भर सकते हैं, क्योंकि 5 वर्ष की छूट है, यानी कि 30 वर्ष तक आप इस चीज़ को भर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आप सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, अधिकतम आएगी कितनी 25 वर्ष, तो इसमें कितने भरेंगे बिल्कुल 50 साल। अगर OBC की बात होगी, सॉरी 50 नहीं 30 वर्ष, सही है। अब इसमें OBC की बात आती है, अगर आप OBC के हैं तो कितने वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि 25 वर्ष हो तो 25 से कितना हो जाएगी 28, ऐसे सेम 28 वर्ष। आई होप समझ गए होंगे। अगर OBC से, अगर SC या ST इनमें दोनों में से किसी से भी हैं तो आपका 5 वर्ष की छूट से काम चल जाएगा। तो चलिए ये बात तो सब कुछ क्लियर होगी। अब चलते हैं चयन प्रक्रिया, यानी कि किस तरीके से चयन होगा, क्या क्या पहले इसमें होगा। तो चयन प्रक्रिया क्या होगी, चरण नंबर 1 कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, यानी कि CBT होगा, पहले CBT 1 होगा, यानी कि कंप्यूटर आपके सामने ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, सीधा कंप्यूटर पर बैठ के आपको टेस्ट देना होगा। पहला स्टेप अगर आप इसको क्लियर कर देते हैं, क्वालिफाई कर देते हैं, तब आपको फिजिकल इफ़िशेंसी यानी कि PET करना होगा। इसका मतलब आपको रेस माननी होगी, यहाँ पर रेस है। अब रेस में क्या प्रक्रिया मैं आगे बताऊंगा, पहले आप इसको ध्यान से पूर्वक समझें। स्टेप नंबर 3 फिजिकल मेंसुरमेंट टेस्ट, यानी कि PMT। अब फिजिकल मेंसुरमेंट टेस्ट क्या होता है, ये होता है जो आपकी कटकाठी क्या है, आपकी हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, इनके सब आपको देखा जाएगा। यहाँ आपकी केवल रेस है, यहाँ आपको हर चीज़ देखना होगा। और लास्ट में अगर इन तीनों को आप क्वालिफाई कर देते हैं, यानी कि आप रेस भी पेपर भी दे देते हैं, रेस भी मार देते हैं, और आपकी कटकाठी सब कुछ ठीक है, फिट है, बेहतरीन हो, क्यों है ये इसलिए है भाई इसमें आपको चेस्ट देखी जाएगी, हाई जंप लॉन्ग जंप सब आपको करनी होगी। इन सबको करने के बाद आपको जो लास्ट चरण होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मैंने बोला था ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के 10वीं या ग्रेजुएशन अब जिस बच्चों ने कर रखी है, जो पद भरना चाहते हैं, चाहे आप SI का बनना चाहे, यानी कि सब इंस्पेक्टर का बनना चाहे, कांस्टेबल का बनना चाहे, आप इनमें से कोई सा भी भरेंगे तो ध्यान रखना आपकी जो है 10th क्लास पास होगा। और दूसरा अगर SI की भरना चाहते हो तो ग्रेजुएशन हो चाहिए, और वो भी भारत की किसी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। एरी वेरिएशन नहीं चलेगा, यानी कि जब जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, अगर आप एरी वेरिएशन हुए तो काट देगा और आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो हम भी पहले ही बता रहे हूँ आपको, हर चीज़ का पहले ही ध्यान रखना है, यानी कि आपको चरण 1 2 3 4 आपको हर एक चीज़ क्लियर करते जाना है। तो चलिए ये तो रही बात आपकी चयन प्रक्रिया। अब समझ लेते हैं परीक्षा पैटर्न। परीक्षा पैटर्न का मतलब है, देखिए परीक्षा किस तरीके क्या क्या आएगा परीक्षा में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, यानी कि कुल जितनी टोटल फीस होगी। परीक्षा पैटर्न का मतलब है, देखो भाई क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन कितना आएंगे, कौन से जीके और GS के टोटल जो क्वेश्चन आएंगे 50 आएंगे, मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स आएंगे 50 नंबर, कितने 50। इसका मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, क्लियर। अगर मैथ की बात करेंगे, मैथ 35 नंबर में 35 क्वेश्चन देगा 35 नंबर, इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, सही है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 ही नंबर मिलेंगे। इसमें भी वही बात होगी, एक क्वेश्चन 1 नंबर का।
अगर कुल क्वेश्चन यानी कि सबको जोड़ा जाए भाई 50, 35, 35, 70 और 20, 120, 120 क्वेश्चन में से आपको 120 मार्क्स। और ड्यूरेशन टाइम का मतलब है आपको 120 क्वेश्चन करने के लिए केवल ओनली 90 मिनट्स मिलती हैं, यानी कि 1.5 घंटा मिलता है। इसमें आपको पूरा कवर करना होता है। अगर आप 100 प्लस नंबर कर देते हो तो कट ऑफ से आप बिल्कुल बाहर नहीं जाओगे, अपनी मेहनत पे आप ये चीज़ें पालोगे। तो चलिए, अब जो आपके दिमाग में जो जी क्वेश्चन बचे हैं उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये रहा नेक्स्ट। ये कहने का मतलब है, देखिए नोट क्यों लिखा है मैंने, किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत प्रश्न किए जाने पर 1/3 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 भी है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपको छोड़ेगी नहीं, आपको बिल्कुल सटीक आंसर देना होगा। यानी कि इसके लिए तैयारी आपको बहुत ज़बरदस्त करनी होगी। इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग पढ़ानी शुरू कर दी है। आज मैथ भी बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ, तो आपको सारा मटेरियल यहीं मिलने वाला है। तो बिना देरी के सीधा सीधा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक मतलब इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे हमारा शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि पीईटी। ये क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, यानी कि कांस्टेबल के लिए क्या होगा। अगर कांस्टेबल मैन है, यानी कि कांस्टेबल बनना चाहते हैं कोई लड़के, तो उसके लिए क्या क्या है, 1600 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको 1600 मीटर की दौड़ मारनी होगी। अगर इसकी लंबी कूद की बात करें तो 14 फीट लंबी कूद होती है, अगर 4 फीट ऊंची कूद होती है। कहने का मतलब है, जो अगर कांस्टेबल में कोई बच्चा जाना चाहता है तो 1600 मीटर की दौड़ होगी इसमें, जो 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर कवर करनी होगी। अगर लंबी कूद की बात करें तो 14 फुट लंबी आपको कूद मारनी पड़ेगी, तथा 4 फुट ऊंची कूद मारनी पड़ेगी। अब मैंने बताया था ये जो पद है आपको मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो मेल के लिए भी आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके लिए थोड़ा सा अलग फ़र्क है। कांस्टेबल की ही बात करूँ मैं, केवल कांस्टेबल मेल की देख ली, कांस्टेबल फीमेल में देख लेते हैं। 800 मीटर की दौड़ है उनके लिए, यानी कि लड़के के लिए 1600 है, इसमें लड़कियों के लिए 800 है। 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर वो कवर करनी होगी। अगर मैं इसमें लंबी कूद की बात करूँ तो देखिए लंबी कूद जो है 9 फीट है, अगर ऊंची कूद की बात करूँगा तो 3 फीट है। सही है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे। वो तो रही कांस्टेबल की। अब किस चीज़ की करेंगे हम प्यारे बच्चों, ये करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी कि एसआई की। एसआई में 1600, यानी कि सब इंस्पेक्टर में अगर मेल की बात करूँगा तो देखिए 1600 क्या है, 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको उसको पूरी करनी होगी। लंबी कूद की बात करूँगा तो 12 फीट, अगर ऊंची कूद की बात करूँगा 3 फीट 9 इंच। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बट डोंट वरी, आप तैयारी करिए, सब कुछ आपके हाथ में है। देखिए ना थकान होनी चाहिए ना ही हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकली हो तो बस जीत होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, इतनी शिद्दत से आप इतनी मेहनत करो कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। कहते हैं ना, जिस एग्ज़ाम में बैठो इतनी मेहनत करो कि उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आना चाहिए। तो मेहनत आपको करनी है, मैंने भी आप कंपनी कमर कस ली है। आप सभी के लिए इतना मैटर मैं मतलब इतना मटेरियल लेकर आऊँगा। अगर सब इंस्पेक्टर फीमेल की बात करूँ, मेल की तो हो गई, अगर फीमेल की बात करूँ तो 800 मीटर दौड़ 4 मिनट में, सही है। लंबी कूद 9 फीट, सही है। अगर ऊंची कूद की बात करूँगा तो 3 फीट होनी चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, उसको हम बड़े ध्यान से समझेंगे। मैं इसको समझाता हूँ बारीकी से। यह है शारीरिक माप परीक्षण, यानी कि पीएमटी, शारीरिक माप परीक्षण। ये था ओबीसी के लिए। ओबीसी 135 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए मेल की, और 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर। इसका मतलब है भाई चेस्ट जो है आपकी फुलाने पर 85 होनी चाहिए, अगर बिना फुलाए देखे तो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट। अगर लड़कियों की इसमें ही बात की जाए ओबीसी में, तो 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए फीमेल की। इसमें चेस्ट लड़कियों की नहीं ली जाती। अब चलते हैं आगे। एससी अगर एसटी की बात करूँ मैं, एससी और एसटी की बात करूँ तो आप ये कहेंगे कि 160 सेंटीमीटर मेल होना चाहिए। यानी कि देखो ये ओबीसी के लिए लिया था, ये एससी एसटी के लिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर कम ली है। 160 सेंटीमीटर मेल और 76.2 सेंटीमीटर से 81.2 सेंटीमीटर तक। कहने का मतलब ये फुला के आपको चेस्ट दिखानी होगी, ये बिना फुलाए। अगर इसमें ही फीमेल की बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर फीमेल, इसमें लड़के की चेस्ट नहीं ली जाएगी। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे हमारे जो क्वेश्चन दिमाग में सब कवर करा दूंगा A to Z। अब आपका क्वेश्चन दिमाग में चलता है सर पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि क्या क्या आपको रीजनिंग में देखने को मिलेगा, मैथ में और आपका जीएस में। से टू जेड एक क्वेश्चन को दिमाग से बिल्कुल बाहर कर दूंगा, यानी कि आपका क्वेश्चन ही नहीं छोड़ने का।
अब देखिए अगर जीएस की बात करें तो उसमें क्या क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टेट अवेयरनेस या बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कंप्यूटर और करंट अफेयर, ये चीज़ आपको किसमें जीके और जीएस में देखने को मिलेंगे। सही है। अगर मैं सिर्फ जीएस की बात करूँ, अब आते हैं मैथ में। अगर मैथ की बात करूँ, देखिए मैथ में तो छोटा सा पैटर्न है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एसआईएनसी है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और सॉरी साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज सभी आगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन और मैंसुरेशन को 2D और 3D और DI। आई होप इतनी बात समझ गएंगे, बहुत छोटे सेट पर, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए एग्ज़ाम आपको करीब 100 से 120 दिन मिलेंगे तैयारी करने के लिए, तो एग्ज़ाम से पहले आप तैयारी कर लीजिएगा। मैं हर एक मटेरियल आपको इस अपने यूट्यूब चैनल पर देने वाला हूँ। जो बच्चे जुड़ गए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े उन्हें कह दीजिएगा जुड़ जाइएगा। तो चलिए अब रीजनिंग को कवर कर लेते हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात कर लेता हूँ, रीजनिंग ये एनालॉजी, ODD, वन आउट, ये श्री, स्टेटमेंट एंड काउंसल्स या काउंसिल्स, कंक्लूजन, सॉरी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड कोडिंग, डिकोडिंग, मैथ, मटेरियल, ऑपरेशन, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल एंड मिसिंग। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैंने कुछ यहाँ, अब देखो अब ये तो वही बात हो गई कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से दवा ली और घर पर आकर दवा न ली, तो इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब इसमें यही मैं समझाना चाहता हूँ, इन 4 लाइन में आपने सब कुछ तो समझ लिया, परंतु आपने तैयारी ये किस तरीके से नहीं करनी है, किस तरीके से करनी है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहला, सबसे पहले पढ़ने के लिए अपना स्रोत या डिसाइड कीजिएगा, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बुक करनी है, ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन, या आपको कोई परचेस कोर्स करना, आप तुरंत डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि 15 अप्रैल से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। देखिए ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, प्रतिदिन 6 से 8 घंटे के बीच में पढ़ें। अपना एक, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो प्यारे बच्चों एक लाइब्रेरी ज्वाइन करो। ज्वाइन करने पे आप वहाँ ऑनलाइन बहुत आसानी से, क्योंकि आपको वाईफाई बहुत फ्री मिलता है, आप वहाँ चार्ज जो है वो दो, फिर 5 से 6 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, कोई बहुत बिना डिस्टर्बेंस के। और नियमित रिवीजन के साथ सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ये कहने का मतलब है रिवीजन जरूर है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, ये तो वही बात होगी, डॉक्टर से दवा लाए और कह रहे हो दवा रेगुलर नहीं खा रहे हो और कह रहे हो सर हमें तो आराम नहीं लग रहा। अरे भाई भाई आप सब कुछ तो कर रहे हो, प्रतिदिन भी घंटे पढ़ाई करो, पर तो रिवीजन तो नहीं कर रहे, तो आराम क्यों लगेगा, यानी कि समझ में क्यों नहीं आने का। रिवीजन के साथ साथ आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि सप्ताह के 5 दिन पढ़ाई करो, छठे दिन क्या करना, रिवीजन करना। क्या करना, छठे दिन रिवीजन करना, और 7वें दिन मौखिक टेस्ट जरूर दीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि 7वें दिन आप मौखिक टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी और बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दें। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।